अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 2021 और उसका वेरिएंट 12 बेटा, एमसीक्यू ओ लेवल्स। स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है 20 इन टाइट्रेशन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous sodium hydroxide is transferred into the conical flask. A few drops of indicator are added. ठीक है, dilute hydrochloric acid is then added to the flask until the end point is reached. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लास्क में रखा हुआ है तो बेटा इसका मतलब ये हुआ आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ से ऐड किया होगा, ब्यूरेट से। ठीक है, जाहिर बात है नीचे फ्लास्क में सॉल्यूशन लेते हैं तो ब्यूरेट से ऐड करते हैं इंडिकेटर डाल के अंटिल एंड पॉइंट इज रीच, यानी कलर चेंज इज शोन बाय द इंडिकेटर। तो आगे क्या बोलता है, विच पीसेस ऑफ एपरेटस आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अगर एक फ्लास्क में दिया हुआ है, दूसरा ब्यूरेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्लास्क के अंदर आपको याद होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिपेट। तो अब चेक करते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। टू मेजर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पिपेट तो गलत हो गया, इसके लिए तो ब्यूरेट होना चाहिए। दूसरी बात, टू मेजर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने फ्लास्क में डाला है तो बेटा फ्लास्क के अंदर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करने के लिए आपने कौन सा एपरेटस यूज़ किया होगा, पिपेट। तो मैं जाऊंगा इसके राइट आंसर बी पे बेटा, बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ बेटा, देखिएगा क्या बोलता है। आई स्टूडेंट फॉलोज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का कोई तरीका है। रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इक्वेशन भी आपको गिवन दी हुई है। ठीक है, ओके। विच डायग्राम शो द apparatus दैट विद अ स्टॉप वॉच इज सुटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी आपको ये जो 3 डायग्राम्स दी हुई हैं, इन 3 डायग्राम्स में आपको किन किन डायग्राम्स में स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप रेट निकालेंगे। तो देखो बेटा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्बल चिप्स या यानी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। रेट निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर टाइम, यानी आपको इसमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। इधर आ जाओ, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मार्बल चिप्स यूज़ करेंगे, बैलेंस पे रखेंगे बेटा, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, बिल्कुल होगी। तो कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क मास डिक्रीज करेगा। तो बेटा जो डिक्रीज इन मास आएगा अपॉन टाइम करके रेट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर भी हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी। थर्ड पे आ जाए, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप मार्बल चिप्स के साथ रिएक्ट करवाएं, ब्यूरेट से डाल रहे हैं, पहली तो चीज़ ये है ही गलत, इस एक्सपेरिमेंट ही गलत है। आप इसके साथ टाइट्रेशन वाला काम कर ही नहीं सकते, रिलेवेंट भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको कोई स्टॉप वॉच की कहीं ज़रूरत पड़ भी नहीं रही। आप देखें तो 2 बातों से समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट, एक तो पहली बात एक्सपेरिमेंट 3 रिलेवेंट ही नहीं है, सही है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप रेट इस तरीके से निकालते हैं। दूसरा ये, आपका इसमें स्टॉप वॉच का कोई काम है भी नहीं। अगर हम सपोज़ करो थोड़ी देर के लिए हम सपोज़ कर लें हम जंगल से आए तो भी हमें इसमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक 1 and 2 ओनली शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। प्योर ऑक्सीजन इज नीडेड बाय मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, हाउ इज प्योर ऑक्सीजन ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट फॉर सच यूजेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, क्योंकि एयर में अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ऑक्सीजन होती है।
तो आप उसे कैसे निकालते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, मैंने आपको इसका पूरा लेआउट भी समझाया था। तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचे कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर चेक करें। ए, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नोप। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide कर सकते हैं, बट ये लार्ज स्केल पे नहीं होगा। बाय फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड एयर, फिल्ट्रेशन से तो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव होंगे एयर के, ऑक्सीजन थोड़ी ऑब्टेन होगी। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, यानी कि आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ बेटा। An impure sample of compound X has a melting point 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा बात को, पहले तो मैं इस पहले स्टेटमेंट को समझाता हूँ। डू यू स्टिल रिमेंबर, आपको लिखवाया गया था बेटा, इम्प्यूरिटीज़ मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देती हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हायर कर देती हैं। तो अगर ये इम्प्योर सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये अपने रियल मेल्टिंग पॉइंट से लोअर है, यानी रियल मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देती है। ये बात हमने पढ़ी कहाँ थी, याद करो, जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे थे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर हमने क्रायोलाइट क्यों डाला था, ताकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लोअर कर सकें बेटा, ठीक है। आगे देखो, एक्स इज़ प्यूरिफाइड, अब आपने उसको प्योर कर दिया, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ मेजर्ड अगेन, वट विच रो इज़ करेक्ट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एक्स 120 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। तो मैंने ए हटा दिया और मैंने बी हटा दिया। अब देखो, 125 सपोज करो मेल्टिंग पॉइंट है उसका, तो 125 मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 125 के बाद वो लिक्विड है, तो 125 से पहले क्या है, सॉलिड, यानी रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड। अब सोचो, मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग एक्स क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन लिक्विड्स के लिए होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स हों, क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स के लिए होता है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो ये सही था, ये सही था, बट इसमें ये गलत था, इसीलिए मैं किस ऑप्शन पे आया, राइट आंसर इज सी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। When aqueous sodium hydroxide added to the aqueous compound X, a red brown PPT is formed. रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेड ब्राउन पीपीटी किसके होते हैं, आयरन 3+ के होते हैं बेटा, ठीक है, याद रखनी है बात। When dilute nitric acid followed by aqueous बेरियम नाइट्रेट, बेरियम किसके लिए डाला जाता है, सल्फेट के लिए। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, इज एडिड टू एक्वस कंपाउंड एक्स, वाइट पीपीटी फॉर्म। इसका मतलब है कंपाउंड में सल्फेट भी है और कंपाउंड में आयरन 3+ भी है। व्हाट इज एक्स, आयरन 3+ और सल्फेट, तो ये बन जाएगा आयरन 3 सल्फेट। ए गलत, बी गलत, आयरन 2 क्लोराइड गलत, आयरन 3 सल्फेट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो एक से पता चला आयरन 3+ है, एक टेस्ट से पता चला। दूसरे टेस्ट से क्या पता चला बेटा, कि सल्फेट है। तो बेटा व्हाट्स राइट आंसर, राइट आंसर इज़ आयरन 3 सल्फेट, यानी कि डी फॉर डक इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज टेस्टेड बाय एडिंग रिएजेंट। अब देखो, जिंक क्लोराइड के अंदर दो आयंस होंगे, एक होगा जिंक 2+ और एक होगा क्लोराइड, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, तो अब कीप इन माइंड, रिएजेंट एडिड टू जिंक क्लोराइड, सही है। एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट डाला आपने और कह रहा है वाइट पीपीटी फॉर्म। मुझे ये बताओ, बेरियम वाइट पीपीटी सल्फेट के साथ देता है, जिंक क्लोराइड में तो सल्फेट है ही नहीं, ए गलत हो गया। बी पे आए, एक्वस अमोनिया डाला, ऑब्जर्वेशन में बोल रहा है फॉर्म वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस रिएजेंट, यस।
जिंक के प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया में वाइट होते हैं और एक्सेस में वो वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं। टेस्ट फॉर वाइन्स के अंदर आप दोबारा चेक कर लें। मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है, मैं आगे चेक करता हूँ। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बोल रहा है फॉर्म्स वाइट पीपीटी। ठीक है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस रिएजेंट, जी नहीं, गलत बोल रहा है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डालने में सॉल्युबल होते हैं। एल्यूमिनियम भी सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल कौन से होते हैं बेटा? कैल्शियम के। तो इसका मतलब है सी डेफिनेटली गलत हो गया। पाउडर्ड कॉपर फॉर्म अ ग्रे प्रेसिपिटेट। देखो बेटा, अगर आप जिंक के अंदर कॉपर डालोगे तो पहली बात तो ये है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव का एलिमेंट में होना ज़रूरी है ना। कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो अगर आप पाउडर कॉपर जिंक आयन में डालोगे तो कुछ होएगा ही नहीं। हाँ, कॉपर सल्फेट में जिंक पाउडर डालते तो आंसर सही होता, तो ये तो रिलेवेंट भी नहीं है और गलत भी है। इसका मतलब मुझे जिस पे शक था वो सही आंसर था। द राइट आंसर वाज बी। तो अगर कभी आपको कभी किसी एमसीक्यू में शक हो रहा हो, कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शन पढ़ लिया करें। देखें, चूज द राइट आंसर, रिमूव द रॉन्ग आंसर, यही दो तरीके होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के। तो जब आपको कभी किसी चीज़ पे शक हो रहा हो तो रिमूव द रॉन्ग आंसर्स कर लिया करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। A sample of gas is released at a particular point of laboratory. ठीक है। A detecting device is placed 10 meters from the point where the gas is released. एक गैस है, रिलीज हो रही है, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है 10 मीटर्स के फासले पे। द डिवाइस डिटेक्ट्स एंड record the time when concentration of the gas is 10 molecule in every मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर। ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कितने पार्टिकल्स यहाँ पहुँच गए। ठीक है, उस गैस के जो आपने रिलीज़ किए। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट विद टू गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। दो गैसेस हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, इन विच एक्सपेरिमेंट वॉज द टाइम रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर ग्रेटेस्ट। ज़्यादा टाइम किस में लगा? तो पहले तो सोचो, ये डिफ्यूजन का सवाल है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है। टाइम ज़्यादा कब लगता है? जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, जब टेम्परेचर कम हो। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो फास्ट डिफ्यूजन होगी, टाइम कम लेगा, डिटेक्शन के अंदर जल्दी पहुंच जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसीलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, स्लो आ रहा है। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपने टेम्परेचर कम यूज़ किया है। डन हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक कर लें SF6 और CO2 के मासेस क्या हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मास, सल्फर होता है 32 बेटा, और फ्लोरीन होता है 20 × 6, तो तकरीबन ये 20, हाँ तकरीबन 20 और 19 होता है तकरीबन, है ना। 19 और 20, 20 × 6, ये हो जाएगा 125, 152, सॉरी 152। और इसका मास होता है 44। CO2 का मास होता है 44, ये 44 हैं और ये 152, 152। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, जो स्लो डिफ्यूज करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती। लोअर मॉलिक्यूलर मास की डिफ्यूजन फास्ट होती है। तो इसका मतलब है ए और बी में से कोई एक आंसर है। चलें, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम? कम होना चाहिए ना। टेम्परेचर अगर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा पहुंचने में। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। द टेबल शोज डेटा फॉर सम पार्टिकल्स। ठीक है, सोडियम आयन दिया हुआ है आपको। ठीक है, सोडियम आयन 11 पॉजिटिव, फ्लोराइड आयन
ग्रुप 7 का है तो 9 और माइनस, मैग्नीशियम आयन Mg12 और 2+, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बच्चों वाला सवाल आ जाओ। सबसे पहले देखो इसने दिया हुआ है W, X और Y। हम अभी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो आप 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। W की वैल्यू क्या हो गई? 12। ओके, इसने एक x दिया हुआ है, ठीक है। x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? माइनस। माइनस का मतलब होता है 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो बेटा अगर प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ रहा है। प्रोटॉन नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बेटा प्रोटॉन नंबर कितना दिया हुआ है? 12। तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी कितने हैं? 12। तो W की वैल्यू हो गई 12, X की वैल्यू हो गई 10 और Y की वैल्यू हो गई 12। तो आंसर होना चाहिए 12, 10, 12। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 12, 10, 12। C शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। A covalent compound P has the empirical formula CH2O. Which structure represent P? What is empirical formula? A formula which shows simplest ratio among atoms in one molecule. तो हमने simplest ratio चेक करना है। यहाँ देखें बेटा, HCO2, क्या इसका empirical formula CH2O आएगा? नहीं। इधर आ जाओ, ये होगा C2H4 और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा? CH2O। राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। बाकियों के नहीं होंगे, करके देख लो। ये लो, C2H4O होगा, ये होगा C3H6O2, ये भी नहीं होगा। तो किसी का भी इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O नहीं आ रहा एक्सेप्ट बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऑफ मेटल्स इज करेक्ट? अब अगर आपको मेटल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है फिर तो गड़बड़ है ना। मतलब आपको मेटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मेटल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। देखें, चेक करते हैं। अ मेटल लेटिस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव आइंस, गलत बोल रहा है। मेटल लेटिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय डीलोकलाइज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ए गलत हो गया। अब नॉलेज बेस्ड है ये। इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल मूव रैंडमली थ्रू द लैटिस। अब ये सही हो सकता है ना आंसर? कैसे? उसने वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी है भाई। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, किस चीज़ से करते हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने उस बात को थोड़ा घुमाया फिराया, तो मुझे शक है कि बी आंसर होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ, चेक करता हूँ सी और डी को। कहता है मेटल्स आर मेलिएबल, सही कह रहा है, बिकॉज आयंस प्रेजेंट आर मोबाइल। किसी भी मेटल लैटिस के अंदर पॉजिटिव आयंस मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं ना, वो आयंस मोबाइल होते हैं, मूव कर रहे। मोबाइल का मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं ना। मेटल पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, नॉट मूव मोबाइल वगैरह, ऐसा नहीं है। डी पे आ जाओ। द आयंस इन मेटल मूव व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर अटैच्ड। Ions do not move. Electrons move when you apply the potential difference. Negative positive का मतलब potential difference. तो D obviously wrong. अब देखो, मुझे शक था ना बी पे कि इसने शायद थोड़ी वर्डिंग टेढ़ी मेढ़ी करके बोला हुआ है। यस, ये राइट आंसर इज बी। ऑब्वियसली 3 आंसर्स आर रॉन्ग, तो रिमूव द रॉन्ग आंसर, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन? अब देखो, वो ये नहीं देखना चाह रहा कि आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है या नहीं। वो यहाँ पे ये देखना चाह रहा है आपको ये बात पता है कि हेलोजेंस आर डायटोमिक।
क्योंकि अगर आप क्लोरीन लिखेंगे तो आप Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। और अगर वो 2 मोल्स पूछ रहा है तो इंटू 2 करेंगे। आ जाए आप 35.5 इंटू 2 और फिर इंटू 2 हो जाएगा 142 शुड बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये नहीं चेक कर रहा कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता है नहीं, बल्कि ये चेक कर रहा है कि यार आपको पता है ना कि ग्रुप 7 वाले या हेलोजेंस जो हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। व्हेन गैसेस react the volume of the gaseous reactant may be different from the volume of product, ठीक है। For which reaction is the percentage change in the volume of gas largest? अच्छा, वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट चेंज किस में आ रहा है भाई, ये पूछना चाह रहा है। तो अब एक छोटी सी बात देखो बेटा, जितने मोल्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम का डिफरेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 1 मोल का वॉल्यूम 24 होता है, तो 2 मोल्स का वॉल्यूम 48, 3 का 72, 4 का 96 एंड सो ऑन। तो यानी अगर हमें मोल का डिफरेंस लार्जेस्ट मिल जाए तो डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम का डिफरेंस भी लार्जेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए को देखें, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स 3, प्रोडक्ट में कितने हैं 2। इसका मतलब है चेंज इन मोल आ रहा है 3 से 2, 1 का चेंज है। रिएक्टेंट में मोल्स कितने हैं, कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स 3, प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं गैसेस के 3, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा वॉल्यूम का। नीचे आ जाए, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, कितना चेंज आया 2 का। ऑप्शन डी पे देखिएगा, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 9, गैसेस के 9 मोल्स, ठीक है। सिर्फ गैसेस कंसीडर होंगी, सॉलिड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम सिर्फ गैसेस का लेते हैं ना बेटा। 9। अब ज़रा प्रोडक्ट में देखें कितने हैं 10, तो चेंज कितने का आया 1 का। बता सकते हो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स का चेंज किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर बेटा। इसका मतलब है अगर मोल्स का चेंज ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम का चेंज भी ग्रेटेस्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अ सैंपल कंटेनिंग 0.8 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट added to the solution containing 0.1 mole of hydrochloric acid, which volume of carbon dioxide produced at room temperature and pressure। तो बेटा 0.08 मोल्स और 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहले तो लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग के बगैर तो ये होगा ही नहीं। दो रिएक्टेंट दिए हुए ना, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स दिए हुए और HCl के मोल्स दिए हुए। चले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा अलग से, आपको नज़र आ रहा है ना, सही है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और HCl, ठीक है। कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल्स, तो बेटा 0.08 मोल्स के लिए चाहिए होगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.16 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। आपको चाहिए 0.16, उसने दिया हुआ है 0.1। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब हो गया आपकी रिक्वायरमेंट से कम दिया हुआ है। आपको कोई बोले कि मुझे 0.16 मोल दो, आप उसको 0.1 दे दे, तो आपने उससे कम दिया ना। कम का मतलब हो गया लिमिटिंग। इसका मतलब है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये एक्सेस हो गया। अब जो आप वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे बेटा, वो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड HCl से निकालेंगे, नॉट सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि HCl लिमिटिंग है। अब मैं निकालता हूँ, देखिए 2 moles of HCl will produce 1 mole of the carbon dioxide। 1 मोल का वॉल्यूम RTP पे कितना होता है 24 dm क्यूब। आ जाओ,
0.1 will gives you the x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.1 इंटू 24 इज 2.4, 2.4 डिवाइड बाई 2 इज 1.2, तो 1.2 डेसीमीटर क्यूब आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बस लिमिटिंग निकालना था, बाकी तो आसान है। तो 1.2 डीएम क्यूब, द राइट आंसर मस्ट बी द। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ बेटा। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन इज करेक्ट। अब इलेक्ट्रोलिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड solution, hydrogen is produced at cathode, the right answer is A। अब सोचो, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, H पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है। तो कैटाइन के अंदर पहले कौन सा कैटाइन डिस्चार्ज होता है, लेस रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा तो गैस कौन सी बनेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। और कॉन्सनट्रेटेड है तो क्लोरीन डिस्चार्ज होगा, क्लोराइड, क्लोराइड डिस्चार्ज होगा तो कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन। दैट्स इट। तो राइट आंसर इज ए। चाहो तो बाकी पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको शक हो रहा हो, जैसे मैं पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, गलत बोल रहा है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, चेक कर लो। व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज दिस, गलत बोल रहा है। एक्चुअली द रिएक्शन टेक प्लेस इज दिस, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द कॉपर। तो बी गलत, सी गलत, डी पे आ जाओ। When aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrode, यानी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। सही, अपनी समझ के लिए पढ़ रहे हैं, शायद हमने गलत आंसर पे टिक लगाया हो। द मास ऑफ द एनोड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विल बी ग्रेटर, गलत बोल रहा है। बोलो क्यों, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इन एवरी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस एनोड डिसॉल्व्स, गलत बोल रहा है। राइट आंसर इज ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटा, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है। द apparatus shown is set up to plate a steel key with a copper, ठीक है। देखो, इसने कॉपर को और स्टील की की को, यानी स्टील की के ऊपर कॉपर प्लेट करना है। तो पहले तो गलत लिखा हुआ है, देखो ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड। जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे। द मेटल विच हैज़ टू बी प्लेटेड मस्ट बी प्लेस्ड एट एनोड, इसने कहाँ लगाया हुआ है, कैथोड पे, तो ये काम ही नहीं करेगा। एक्वस कॉपर 2 सल्फेट डाला हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। द की डज नॉट गेट कोटेड विद कॉपर एंड वी नो दैट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पता है ना आपको। विच चेंज नीड्स टू बी मेड टू प्लेट द की, चेंज करो इसको, चेंज, ठीक है। कॉपर को एनोड पे लाओ और की को कैथोड पे लाओ, तब जाके डिपोजिशन होगी। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इंक्रीज द वोल्टेज, चलेगा ही नहीं। रिप्लेस द सॉल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं ना, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जिस मेटल की प्लेटिंग करनी हो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करना होता है। रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। आई होप सिर्फ नॉलेज होना, क्लास में अच्छे तरीके से सुना होना, तो भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिएगा। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। पहले तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। ये सब आपको क्लास में सिखाया है, बताया है, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वाई, लाइट इज नीड, सनलाइट की एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बैकवर्ड अगर एंडो है तो फॉरवर्ड क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। ये पहले मैंने अपनी तरफ से चीज़ें देख ली, मैंने इक्वेशन देखी, थोड़ा सोचा क्या क्या हो सकता है। अब देखते हैं क्या क्या। इट कैन अकर इन डार्क, मुझे लगता है ए आंसर होना चाहिए। अब आप सोचो, अगर बैकवर्ड रिएक्शन लाइट में हो रहा है
यानी कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन किस में होना चाहिए, डार्क के अंदर, एक्सोथर्मिक है ना। शक है, आगे चल लेते हैं। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गलत बोल रहा है। इट नीड्स क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट, जी नहीं, वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए चाहिए, हमसे फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब रिएक्शन का मतलब वो बोल रहा है इस रिएक्शन का बताओ, तो मतलब फॉरवर्ड पूछ रहा है। इट अकर्स इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल, इट अकर्स इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स, क्योंकि रात के टाइम कहते हैं रिवर्स हो जाता है, बट एनिमल्स के अंदर तो ये होता है ना रिस्पायरेशन, तो होता तो दोनों में है। तो तीन ऑब्वियसली गलत आंसर है। अब जिस बच्चे को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा ना, वो इसको सॉल्व कर ले। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज शोन, ठीक है। अब गौर से देख लें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन हो सकती है, फिलहाल ये कुछ नहीं है, दफा करो। और ये इंथैल्पी चेंज है इसका, ठीक है। मेरा ख्याल से और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आओ देखो क्या बोलता है, कहता है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गलत बोल रहा है, इट्स एंडोथर्मिक, सॉरी, एंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट नीचे है ना, तो इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ए गलत हो गया बेटा। उसके बाद बी पे बोलता है एक्स रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यस, बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद आते हैं वाई रिप्रेजेंट डेल्टा एच, गलत बोल रहा है। जेड रिप्रेजेंट एनर्जी गिवन आउट, गिवन आउट, देखो एंडोथर्मिक है ना, तो गिवन आउट थोड़ी होगी, तो Z इज द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब, नॉट गिवन आउट, डी भी गलत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अब हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। विच चेंज विल डिक्रीज, विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाए तो रिएक्शन फास्ट होता है, तो ऐसा क्या करें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, चेक करें। एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट, ए शुड बी द राइट आंसर, बट मुझे शक है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं बाकी ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए भी। डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का एक्टिवेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, अगेन उसका एक्टिवेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीज द प्रेशर, एक्टिवेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक, एक्टिवेशन एनर्जी का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ होता है, कैटलिस्ट के साथ। कैसे, कैटलिस्ट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन फास्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। The apparatus shows a method of following the rate of reaction between magnesium carbonate and dilute nitric acid, ठीक है, हो गया। The graph shows the volume of gas collected against time, अब पूरे उसको देख लें, आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गैस सिरिंज दी हुई है, फ्लास्क दिया हुआ है, एंड सो ऑन, सब कुछ ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है। Three statements are made about this experiment. Number one, the mass of the flask and its content decreases as the time increases. Yes. Mass of the flask and content, flask and contents decrease होंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर चली गई गैस सिरिंज के अंदर, तो इसका ओवरऑल मास क्या करेगा, डिक्रीज, सही बोल रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज टाइम इंक्रीजेज, यस। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोलिजन ज़्यादा होते हैं।
जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है तो रिएक्टेंट पार्टिकल के कोलिजन्स कम होते जाएंगे, रेट भी डिक्रीज होता जाएगा, तो टू भी सही कह रहा है। द रिएक्शन हैज फिनिश्ड आफ्टर 4 मिनट्स, तो ये देखना पड़ेगा 4 मिनट पर क्या लाइन स्ट्रेट हो रही है, चेक करो। ये ले, मुझे लग रहा है हो रही। यस, या उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गई है उसके बाद। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ के बाद रिएक्शन खत्म हो गया। दैट्स इट, तभी तो लाइन स्ट्रेट हो गई। तो मुझे तो तीनों सही लग रहा है। राइट आंसर मस्ट बी द। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक्वस ब्रोमीन इज एडिड टू सोडियम क्लोराइड, यानी ब्रोमीन आपने डाली है क्लोराइड के अंदर, सोडियम तो इस स्पेक्टेटर आइन हो गया, उसे हटा दो। पहला मेरा सवाल आपसे, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? क्या ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस कर देगी? जी नहीं, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, लेस रिएक्टिव क्या हो, कंपाउंड। ये तो रिएक्शन ही नहीं होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बी केयरफुल, ठीक है, ख्याल रखिएगा। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस। जी नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो ब्रोमीन इज रिड्यूस, भाई नहीं होगा कुछ भी। नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। आपने डिस्प्लेसमेंट की कंडीशंस ही फुलफिल नहीं की तो रिएक्शन कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव रीच्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम? पहले तो बताओ डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। तो जब वो इक्वल हो जाए तो खत्म हो गई बात। आ जाओ चेक कर लो। इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन की चेंजेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। रीज़न भी लिखवाया है तुम्हारी कॉपी में, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट इंक्रीजेस बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ए तो बात ही गलत कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, नो, इक्वल नहीं होते। रेट इक्वल होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, मोल्स थोड़ी इक्वल होते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to the rate of reverse, the right answer must be the C. डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, आई होप। क्वेश्चन ऑप्शन डी पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। व्हेन द रिएक्शन रीचेज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप्स। हाय, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर एवर स्टॉप्स, कभी भी स्टॉप नहीं होते, कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ। Which statement about acid and bases is correct? Okay, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब इथेनोइक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक है, हैज अ हायर पीएच देन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच नियर जीरो नहीं होती? होती है, तो कम हो गई। वीक एसिड की पीएच अवे फ्रॉम जीरो होती है, हाँ, तो हायर हो गई। राइट आंसर मस्ट बी द ए, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑल बेसिस, डिस्टर्बेंस, सॉरी। काम करता हूँ।
आई थिंक कि अब नहीं करेगा फ्लक्चुएट। यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये सिस्टम कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री सिस्टम को भी हिला देती है। आगे देखिएगा, तो अपनी समझ के लिए बाकी पढ़ लेते हैं। ऑल बेसिस डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। क्या सारे के सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व होते हैं? जी नहीं, गलत बोल रहे हैं ना। एल्कलीज होती हैं जो पानी में डिजॉल्व होती हैं, सब बेसिस नहीं होती। बेसिस रिएक्ट विद नाइट्रेट्स टू फॉर्म अमोनिया। जी नहीं। जब आप किसी बेस को किसी नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो साथ में एल्यूमिनियम फॉइल भी डालनी होती है, तब जाके अमोनिया प्रोड्यूस होती है नाइट्रेट से, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाती। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज एसिडिक इन कैरेक्टर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक नॉट एसिडिक बेटा, तो डी भी गलत हो गया। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल कंपाउंड। ढूंढो इसमें इनसॉल्युबल कौन सा है। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल, क्यों? ऑल ग्रुप वन कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल, क्यों? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। लेड सल्फेट इज द राइट आंसर। व्हाई? because all lead compounds are water insoluble। आई थिंक बेटा, मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ। मैं अपने इसको, मतलब मैं चूंकि सिस्टम रीस्टार्ट करने लगा हूँ तो मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखता हूँ और मैं फिर अपने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? ताकि ये बार बार फ्लक्चुएशन और इनकन्वीनियंस ना हो ना, बच्चों को भी सोच रहे हो कि सर पता नहीं क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह बेटा, मैं नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा और सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये दोबारा से ज़रा तमीज़ से आ जाए, तमीज़ से काम करने लग जाए। सही है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वापस आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।